नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। एक बार फिर एक बड़ी खबर सामने आई तो फिर बिग डिबेट विद संतोष पाठक जी लेकर हाजिर हैं। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार शिव जी। बड़ी खबर है कि राहुल के बयान से सरकार में क्यों मच गई खलबली। अगर आप 2024 के बाद देखोगे तो सरकार पूरी तरीके से राहुल के बयानों में उलझ जाती है और प्रधानमंत्री फिर किनारा करना शुरू कर देते हैं। और इसका हम आपको उदाहरण समझा देते हैं कि 2014 से लेके 2025 तक यानी मानसून सत्र के आज तीसरे दिन तक अब तक का ये इतिहास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वेश्चन आवर में आज तक सम्मिलित नहीं हुए। कुछ क्वेश्चन पीएमओ से संबंधित होते हैं जिन पर अब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने उपस्थित ना रहना मंजूर नहीं किया। जब पीएमओ के सवाल आए तो प्रधानमंत्री जी क्वेश्चन आवर में बैठे, उन सवालों को लिया और उन सवालों के जवाब प्रेषित किए गए। लेकिन इन 11 वर्ष 3 महीने यानी जून में शपथ ग्रहण, 11 महीने 2 महीने, 11 साल 2 महीने, इस दौरान जितने भी प्रश्नकाल हुए प्रधानमंत्री ने कोई क्वेश्चन का सामना क्वेश्चन आवर में नहीं किया। अब इधर ट्रंप चचा मानने कोई तैयार नहीं है। यहां तो धनखड़ साहब के इस्तीफे पे भी चला दिया कि ट्रंप ने इस्तीफा करा दिया और हो सकता है ट्रंप साहब बयान भी दे दें शाम तक कि मैंने भारत के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा करा दिया। और सीज फायर पे तो अब उनका तो छोड़ दो, आज तो उनके सचिव ने भी कह दिया। अब तक तो ट्रंप साहब ही कह रहे थे, कम से कम राष्ट्राध्यक्ष कह रहा था तो अलग बात थी। अब उसके सेक्रेटरी भी ये कहने लगे कि भारत पाकिस्तान का युद्ध सीज फायर हमने कराया। लेकिन लोकसभा का सीज फायर होने को जब आया तो साहब नजारा। यही आज की स्टोरी में संतोष सर से सवाल है, काहे का सीज फायर, काहे का देशभक्त का तमगा, पूरे देश में चीख चीख के बताना मैं देशभक्त, मैं देशभक्त। मैंने तो संतोष जी ये सुना था कि आप कुछ अच्छा करते हैं लोग कहते हैं, जैसे आप अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अच्छा दिखेगा तो हमें भरोसा हो जाएगा कि लोगों ने पसंद किया, नहीं चलेगा तो मानेंगे कुछ गलती हो गई या लोगों को ये स्टोरी से मतलब ही नहीं था। अब आपका वीडियो 20 लोग देखते हैं, आप कहते हो मैं बहुत शानदार पत्रकार हूं, तो ये मैं तो नहीं स्वीकार कर सकता। मैं अपनी बात कह रहा हूं, मेरे मैं क्षमा याची हूं आपसे अगर मेरी बात से आपको कोई दिक्कत हो। तो आखिर इस पूरे जो आज आपका प्रोग्राम है कि ट्रंप ने सीज फायर करवाया, उसका सारा श्रेय ट्रंप ले रहे हैं और अपने आप को देशभक्त कहने वाले मोदी भारत के विपक्षी दल के सांसदों का सामना करने से पहले क्यों नदारद हो जाते? देखिए बिल्कुल शिव जी, सवाल यही है। मजा तो तब आए कि जब आप खुद अपनी तारीफ ना करें, हर मन से अपने आप को देशभक्त ना कहे, बल्कि लोग आपको देशभक्त कहें। ठीक उसी तरह से आपने बिल्कुल सही कहा कि हम पत्रकारों के लिए, बहुत सारे लोग पत्रकार अपने आप को लिखते हैं। मैंने तो अपने बायो में भी लिख रखा है कि लोग मुझे पत्रकार बोलते हैं, कहते हैं। तो ये लोग मुझे पत्रकार समझे तो ठीक है, अगर नहीं समझे तो फिर मैं पत्रकार नहीं हूं। तो लोगों को ही जज करना है कि कौन देशभक्त है और कौन देशभक्त नहीं। अब यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, इससे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश रवाना हो चुके हैं। वो ब्रिटेन के लिए रवाना हो चुके हैं। 23-24 ब्रिटेन और 25-26 मालदीव। और देश में हाहाकार मचा हुआ है, देश में हड़कंप मचा हुआ है। एसआईआर को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर, बिहार की राजधानी पटना से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। बिहार विधानसभा के अंदर आज तीखी बहस हुई नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने। और ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े चमकदार और इनके लाडले उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा साहब ने तो गाली गलौज का शब्द इस्तेमाल कर दिया विधानसभा के पटल पर। और संसद के अंदर लगातार विपक्ष इस मुद्दे को उठाना चाहता है। स्पीकर साहब और राज्यसभा में उपसभापति इस तरह की अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो पटना से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। लेकिन मान लिया कि एसआईआर राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक तरीके से देश के विपक्षी राजनीतिक दल उससे निपटे, उससे लड़े, अदालतों में जाए, अदालत में मामला चल रहा है। चुनाव आयोग ने खूंटा काट दिया कि नहीं जी हम आपकी सलाह नहीं मानेंगे, आधार कार्ड भी नहीं मानेंगे, वोटर आई कार्ड भी नहीं मानेंगे।
तो उन्होंने तो खूंटा एक तरह से गाड़ दिया है। तो ये देश की सुप्रीम अदालत पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। जस्टिस गवई को सोचना पड़ेगा कि अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत तो बेचारे अपनी इज्जत बचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा इससे बड़ा है, ये मुद्दा इससे गंभीर है। मैं एसआईआर के मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए आज नहीं आया हूं। देश का मुद्दा है। अमेरिका कौन है? अमेरिका क्या है? जब देश आजादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा था, मैं आपको बताता हूं 1944 से लेकर 1947 का वाकया, गुलाम भारत अमेरिका ने अपना राजदूत दिल्ली में तैनात कर दिया था, गुलाम भारत। और वो लगातार कांग्रेस नेताओं से मिला करते थे। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने कई मुद्दों पर उनको आईना दिखा दिया था जब देश आजाद नहीं था। देश के आजाद होने के बाद 62 की लड़ाई में मदद जरूर मांगी, लेकिन एक देश ने दूसरे देश से मदद मांगी। लेकिन जहां धर्मनिरपेक्षता का सवाल आया, जहां शांति का सवाल आया, वहां भारत की सरकार ने अमेरिका को आईना दिखाने का काम किया। इंदिरा गांधी ने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके अमेरिका को उसकी औकात बताने का काम किया था इंदिरा गांधी। और आज विश्व गुरु कहते हैं आप अपने आप, दुनिया का सबसे ताकतवर नेता कहते हैं अब आपको अपने आप को। अवार्डों की संख्या गिनाते हुए नजर आते हैं कि इतने अवार्ड मिल गए, लगातार विदेश यात्रा पर रहते हैं आप, लेकिन लड़ाई होती है पाकिस्तान जैसे देश के साथ, जो आपके सामने कहीं नहीं टिकता है। दुनिया का कोई देश आपके साथ खड़ा नजर नहीं आता। चीन उसके साथ नजर आता है, तुर्की उसके साथ नजर आता है, अमेरिका फायदा उठाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। आपका पुराना दोस्त रूस भी जो है वो आपके साथ पूरी तरह से खड़ा नजर नहीं आता। और फिर ढिंडोरा पीटते हुए नजर आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, युद्ध विराम, आप कहते हैं युद्ध औपचारिक नहीं था, लेकिन युद्ध विराम औपचारिक हो गया। क्या मजाक बना रखा है आप? और उसके बाद आप गुजरात जाते हैं, देश के अलग अलग राज्यों में जाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर चलाने की कोशिश करते हैं, महिलाओं से अपना सम्मान करवाते नजर आते हैं। फिर लगा कि ऑपरेशन सिंदूर उल्टा पड़ जाएगा, अगर बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे तो महिलाएं दौड़ा दौड़ा के पीटेगी। किससे दौड़ाएगी, किससे पीटेगी, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, असंसदीय भाषा हो सकती है। तो आनंद फानंद में उसको रद्द कर दिया गया। दैनिक भास्कर की खबर को उन्होंने गलत बता दिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं, पिछले 73 दिनों में 25वीं बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि उन्होंने युद्ध विराम रोकने की धमकी, युद्ध विराम करवाया। कैसे करवाया? व्यापार रोकने की धमकी देकर। और अब तो कह रहे हैं कि जेट विमान भी गिराए गए। एक बार कोई बोल सकता है, 2 बार कोई बोल सकता है। अगर 25-25 बार बोल रहा है, उसके अधिकारी बोल रहे हैं, तो भारत को अपमानित ही तो कर रहा। आप विश्वगुरु, आप खड़े होकर नहीं कह सकते सदन के अंदर, लोकसभा राज्यसभा के अंदर, कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। पब्लिकली नहीं कह सकते आप। एक टेलीफोन पे कोई बातचीत हुई, बातचीत के बारे में दावा किया गया, उसके अगले दिन फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बोल पड़े। विपक्ष सरकार से सदन के अंदर जवाब चाहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग खड़े होते हैं और अब तो अगले 4 दिनों के लिए वो विदेश यात्रा पर रवाना हो गए। कब चर्चा होगी, नहीं होगी, कौन जवाब देगा, नहीं देगा, ये कहा गया कि कुछ घंटे तय कर दिए गए हैं चर्चा के लिए प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में, लेकिन प्रधानमंत्री साहब जवाब देंगे या नहीं देंगे। अब राहुल गांधी ने आज क्या कहा, जब संसद की कार्रवाई स्थगित हो गई, आज लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई चल नहीं पाई, तो उन्होंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री मोदी क्या बयान देंगे कि ये ट्रंप ने सीज फायर करवाया। वो ऐसा नहीं बोल सकते। राहुल गांधी आगे कह रहे, लेकिन ये सच्चाई है। दुर्भाग्य से ट्रंप यही दावा कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि ट्रंप ने सीज फायर करवाया है। ये बात पूरी दुनिया जानती है। देश में बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर हम चर्चा कराना चाहते हैं। हम डिफेंस इंडस्ट्री, पूरा डिफेंस अदानी साहब को सौंप दिया इन्होंने, एक छोटे अंबानी साहब को भी दिया था इन्होंने। तो हम डिफेंस इंडस्ट्री, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराना चाहते हैं। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भाग गए। प्रधानमंत्री मोदी एक बयान नहीं दे पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 25 बार कह चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया। ये ट्रंप कौन होते हैं बोलने वाले? ये सवाल राहुल गांधी का नहीं है, इस देश के 144 करोड़ लोगों का सवाल है कि हु इज ट्रंप, कौन है ट्रंप बोलने वाले, बार बार भारत को अपमानित करने वाले? अमेरिका के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त, या वो ट्रंप जो गौतम अडानी को बचाने में लगे हुए? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि देश के प्रधानमंत्री के अपने दोस्त, अपने करीबी मित्र धन्ना सेठ गौतम अडानी को बचाने के लिए भारत के हितों को अमेरिका के सामने गिरवी रख के आ गए, और नहीं रख के आ गए हैं तो उनकी जुबान क्यों नहीं खुल रही है? ये राजनीति का मुद्दा नहीं है,
ये देश का मुद्दा है, देश के सम्मान का मुद्दा है, भारत के मान, सम्मान और प्रतिष्ठा का मुद्दा है, इस देश के 144 करोड़ भारतीयों के मान, सम्मान का मुद्दा है। इसको मैं राजनीति का मुद्दा नहीं बना सकता और इसीलिए प्रधानमंत्री से सवाल है कि इन सब सवालों का जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री विदेश क्यों भाग गए? देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? बोल क्यों नहीं पा रहे? कौन सा डर है जो उनको सता रहा है? कौन सा डर है जो उनको सता रहा है? वो पता नहीं कौन-कौन से मुद्दे पर बोलते हुए नजर आते हैं, क्या-क्या बोलते हुए नजर आते हैं। मन की बात सुनिए, पता नहीं कहां-कहां से कौन-कौन सी बात उठाते हुए नजर आते हैं। गुजरात के कौन-कौन से किस्से सुनाते हुए नजर आते हैं कि केले के व्यापारी थे तो सड़क ऐसी बन गई, तो सड़क वैसी बन गई। जहाज बनेगा जो पानी में भी चलेगा, हवा में भी उड़ेगा। स्टीमर दौड़ाते हुए नजर आ रहे थे कि गंगा नदी में स्टीमर चलेगा, बनारस से पटना पहुंच जाओगे आप नदी से, बनारस से कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल पहुंच जाओगे आप। सपनों और की बैठे दुनिया। नहीं अब तक, तो अब तक आप बैठे नहीं। और उसके बाद अभी हाल ही में उन्होंने क्या कह दिया बिहार को लेकर कि मोतिहारी को क्या बना देंगे। उससे पहले मुजफ्फरपुर को लेकर क्या कह चुके थे, पटना को लेकर क्या कह चुके थे, काशी को क्योटो बनाने को लेकर क्या कह चुके थे। और काशी वाले मसले पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ प्रोफेसर कई दिनों तक अनशन पर बैठे रहे, उनकी तबीयत के बारे में जानने तक नहीं गए, अपने किसी व्यक्ति को उनकी तबीयत के बारे में पूछने को नहीं कहा। पूरा का पूरा वाराणसी परेशान है इस बात को लेकर कि गंगा नदी की सफाई को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, हकीकत कुछ और है। बनारस में आपराधिक घटनाएं किस तरह से बढ़ रही है, बनारस की पुलिस उसको टैकल नहीं कर पा रही है। और योगी वर्सेस मोदी की लड़ाई में वाराणसी की जो हालत हो गई है, ये वाराणसी जो भी जाते हैं ना बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने में, तमाम लोगों से कहूंगा कि बाहर निकल के एक रिक्शे वाले से पूछ ले भाई कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, तुरंत सारी की सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। आपको हमारी बात पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। वाराणसी जाइए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन कीजिए, फूल वाले से पूछ लीजिए, रिक्शे वाले से पूछ लीजिए, चाय वाले से पूछ लीजिए जहां पर ये गए थे चाय पीने के लिए, लस्सी वाले से पूछ लीजिए, होटल वाले से पूछ लीजिए, ढाबे वालों से पूछ लीजिए। पूरा का पूरा इनके विकास का जो कच्चा चिट्ठा है ना, जिसको मैं काला चिट्ठा कहता हूं, वो सामने आ जाएगा। लेकिन अब साहब विदेश चले गए, यूके गए हैं, लंदन बड़े जाएंगे। बड़े अहम सवाल थे। लोग पूछना चाह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर का क्या हुआ। लोग पूछना चाह रहे थे एसआईआर बिहार में रुकेगी कि नहीं रुकेगी। लोग पूछना चाह रहे थे कि पहलगाम के जो हमारे शहीद थे नागरिक, उनके हत्यारे आतंकवादियों का क्या हुआ। लोग पूछना चाह रहे थे कि महंगाई का क्या होगा। लोग जानना चाहते थे कि देश में जो सब गतिविधियां चल रही हैं, उनका क्या हश्र होगा। ये सब सवाल थे। उस दिन आपने 8 सवाल गिनाए, हो सकता है 2-3 सवाल कम रह गए हो। इन सवालों के बावजूद उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर बड़ी समस्या बन गई है। पूरे आप तो नजदीकी से उत्तर प्रदेश को कवर किए हैं। 9 वर्ष में कोई भी स्कूल नहीं बनाया सरकार ने, योगी सरकार ने। 11 वर्ष में नरेंद्र मोदी ने कोई स्कूल नहीं खोला, तो फिर आप स्कूल बंद करने के अधिकारी क्यों हो? अब इन सवालों का संतोष जी जवाब है क्या रखने के अलावा? हम एक पुरानी कहावत है, जब जब हम सच्चाई से दूर भागते हैं, उतना सच्चाई हमारा पीछा करती है, हमारा हम शक्ल बन जाती है, हमारी परछाई बन जाती है, हमारा साया बन जाती है। झूठ एक दिन हमारे बाहर से निकल के भाग जाता है और तब फिर हमें सच से सामना करना पड़ता है। अब सच से तो सामना करना पड़ेगा। मोदी जी कभी तक भागिए, वरना अभी जो 240 तक लाई है, ये 24 तक भी पलट देगी, उस दिन करना पड़ेगा। दुकान पे जाओ, हज्जाम से बाल बनवाओ और उससे पूछो कि मेरे सर पर कितने बाल हैं, तो उसका क्या जवाब होता है कि साहब कुछ देर रुक जाइए, अभी आपकी झोली में पड़े होंगे, अपने गिन लेना। अब साहब आप एसआईआर के जरिए चुनाव जीत लीजिए, महाराष्ट्र में वोट बढ़ा के जीत लीजिए। पाठक जी, एक रूल है चुनाव आयोग का कि किसी भी विधानसभा लोकसभा सीट पर एकाएक 8% वोट बढ़ेंगे तो उसकी पुनर्विवेचना होगी, पुनर्जांच होगी। महाराष्ट्र में सभी, एक नहीं, खुद फडणवीस की सीट पर 8% वोट बढ़े। ऐसी कई सीटें, क्या उनकी जांच हुई?
एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि अगर हम उसका वोट नहीं मनाते हैं तो ये नहीं है उसकी नागरिकता चली जाए। वोट डालने का अधिकार आप क्यों नहीं दोगे जब वो नागरिक है? या तो आप ये कह दो कि जिसका वोट नहीं होगा उसकी नागरिकता खत्म होगी। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। या फिर आप स्वीकार कीजिए कि अगर उसकी नागरिकता का अधिकार है तो हम उसे वोट डालने का अधिकार देंगे। और जब सब यही करना था तो फिर आधार कार्ड में कई हजार करोड़ क्यों बर्बाद कर? तो मोदी जी सामना कैसे करें? क्या क्या लग रहा है आपको? कहां का विपक्ष घेरेगा? और अब तो एक बड़ा मुद्दा दे दिया धनखड़ साहब का इस्तीफा। सारे काम एक तरफ, धनखड़ साहब का इस्तीफा एक तरफ, और अगला किसका हो जाए ये तैयारी नहीं है, क्योंकि सभी सांसद, सभी मंत्री, सभी सहयोगी दलों के सांसद, सबके ब्लैंक साइन है। इसका हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है साहब। नहीं, एक बात है शिव जी, आपके शो में बड़ी दिलचस्प बात होती है कि आप बड़ी अंदर की बातें निकलवा लेते हैं। कई सारी जो ऐसी खबरें होती है जो मुझे लगता है कि नहीं बतानी चाहिए या उसका कोई संदर्भ नहीं होता, इसलिए मैं उसका जिक्र आमतौर पर करता नहीं हूँ। लेकिन आपने फिर एक अंदर की बात निकलवा ली, वो मैं बता देता हूँ। आपने कहा 240 कैसे आए? जब लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हम लोग बैठा करते थे, तो मेरा असेसमेंट 230 का था। ईमानदारी से बताता हूँ, मेरा असेसमेंट 230 का था और मैं ये मानता था कि अगर अपोजिशन बहुत ज्यादा सतर्क हो जाएगा, जल्दबाजी करेगा, तो शायद वो सरकार बना सकता है। मैं एक स्टेट में फेल हूं, उड़ीसा में। नवीन पटनायक को आखिरी समय तक भारतीय जनता पार्टी ने समझौते के नाम पर धोखे में रखा और आखिरी समय पर कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद क्या खेल हुआ, उनके करीबी अधिकारी जो थे उन्होंने क्या खेल किया, उनका हाथ कांपते हुए एक वीडियो रिलीज किया गया। बाद में नवीन पटनायक साहब ये कहते नजर आए कि गलत तरीके से उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता। अगर उड़ीसा में सुपड़ा साफ नहीं होता बीजू जनता दल का और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कहां थी, जो परिणाम बता रहे हैं, अगर वो नहीं होते तो 230 पर आकर बीजेपी टिक जाती, फिर इनकी सरकार बन नहीं पाती। तो उड़ीसा में सवाल उठ रहे हैं। अब राहुल गांधी से डरकर क्यों निकल गए नरेंद्र मोदी? एक और सवाल राहुल गांधी ने आज उठा दिया। महाराष्ट्र का तो उठ चल ही रहा है, बिहार का चल ही रहा है, पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। कर्नाटक में उन्होंने एक नई जानकारी सामने ला दी कि कर्नाटक के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने वही खेल किया था, मतदाता सूची वाला। उन्होंने कहा कि एक लोकसभा का कंस्टिट्यूएंसी का उन्होंने पूरा ब्यौरा इकट्ठा करके सारी चीजें इकट्ठी कर ली और जल्दी विस्तार से उस बात का खुलासा करेंगे। तो ये 240 कैसे पहुंचा, इसका अंदाजा दर्शकों को हो गया होगा। चुनाव आयोग तो खैर माशाअल्लाह है, उनको तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन आपने स्कूल की बात की, मैं 3 चीजों की बात करता हूं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, और देश के दर्शकों पर छोड़ता हूं, हमारे स्पेशल कवरेज न्यूज के दर्शकों पर छोड़ता हूं। क्या कभी किसी ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेला के नाम पे रोजगार के पत्र बांट रहे हैं? पूरे देश में कार्यक्रम होते हैं, मंत्री जाते हैं, वहां एक मोदी जी की कटआउट लगी होती है, जिसको रोजगार मिलता है वो जाता है, उस कटआउट के साथ फोटो खिंचवाता है, रोजगार का एक तरह से पत्र मिल जाता है और मोदी जी उसमें भाषण देते हुए लंबे चौड़े दावे करते हुए नजर आते हैं। कुछ हजार नौकरी के लिए प्रधानमंत्री रोजगार मेला का आयोजन कर रहे हैं। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने किया? अटल जी ने भी नहीं किया था। अब आते हैं स्वास्थ्य में। स्वास्थ्य का सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला स्वास्थ्य का। लोगों को फ्री हेल्थ फैसिलिटी चाहिए। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ठेके पे क्यों है? सरकारी अस्पताल में तमाम स्टाफ ठेके पे क्यों है? आपने कितने हॉस्पिटल बनाए? आपने कितने नए डॉक्टर अपॉइंट किए? आपने पुराने अस्पतालों में एम्स और आरएमएल जैसे अस्पतालों में कितने नए बेड बनाए? इसकी जगह पे आपने ला दिया आयुष्मान भारत कार्ड। आयुष्मान भारत कार्ड में देश की जनता को बता देता हूं, मोदी सरकार फ्री में इलाज नहीं कर रही है। आपका इलाज हो रहा है, उसके बदले में आप ही के टैक्स का पैसा जो है वो मोदी सरकार इंश्योरेंस कंपनी को देती है। और हम और आप सब जानते हैं कैसे गड़बड़ झाला होता है। 1.5 लाख का इलाज होता है, 4 लाख का बिल बनता है, 4 लाख रुपए सरकार के कोष से इंश्योरेंस कंपनी को चला जाता है। ये सबसे बड़ा घोटाला है, सबसे बड़ा घोटाला। और शिक्षा, स्कूल, हर तरफ प्राइवेट, हर तरफ प्राइवेट। एनटीए एडमिशन का आपने बेड़ागर्क कर दिया। एनटीए जो बना हुआ जो नीट एग्जाम लेता है, बाकी अन्य एग्जाम लेता है, एनटीए जैसी बड़ी संस्था एक एग्जाम कायदे से सही तरीके से नहीं करवा पाई थी। इससे पहले जिन्होंने इस्तीफा दिया था उन अधिकारी पे क्या आरोप लगा था? व्यापम घोटाले का, मध्य प्रदेश का। जिस पर घोटाले का आरोप लगा उसको आपने एनटीए का चेयरमैन बना दिया। और एक परीक्षा आपने बिना किसी गड़बड़ी के नहीं करवा पाए। एक क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा का सेट नहीं हो पा रहा है और विश्व गुरु बनने चले। तो शिक्षा,
स्वास्थ्य, रोजगार, देश का मान सम्मान, आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, देश का लोकतंत्र, देश की संसद, कहां-कहां गिनाएँगे कि मोदी साहब को कहां-कहां जाकर जवाब देना होगा और देश की जनता जब हिसाब करेगी ना, तो मैंने इस देश में लालकृष्ण आडवाणी को भी संसद भवन से शिवजी अकेले निकलते हुए देखा और कड़ी दोपहरी में, यही महीना था मानसून सत्र चल रहा था, बहुत कड़ी धूप एक बार निकली हुई थी। और वो आधे किलोमीटर पैदल चले क्योंकि ड्राइवर का नंबर नहीं मिल पा रहा था, पीए उनके साथ खड़े नहीं थे और आधे किलोमीटर चलने में पसीने से तर-बतर हो गए थे लालकृष्ण आडवाणी साहब। राजनीति में समय किसी का नहीं रहता, जब देश की जनता ठिकाने लगाती है ना, तो फिर साहेब कहाँ चले जाते हैं, ऐसे कितने साहेब आए और कितने साहब चले गए, ये कोई नहीं जानता। लेकिन दुर्भाग्य से अभी मोदी जी राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, राजा समझ लिया उन्होंने अपने आप को, तो चला रहे हैं जैसे देश को चलाना चाहते हैं, जैसे देश को हाँकना चाहते हैं। हम जैसे कुछ लोग हैं जो अपने रिस्क पर बात रख रहे हैं, देश की जनता के सामने सच बताने का प्रयास कर रहे हैं। देश की जनता को ये तय करना है, इतिहास ये तय करेगा कि शिव कुमार मिश्रा क्या थे, संतोष पाठक क्या थे और इस गोदी मीडिया के दौर में भी कुछ पत्रकार ऐसे थे जो सच बोलते हुए नजर आ रहे थे, बेखौफ और निडर होकर सच बताते हुए नजर आ रहे थे। बात ठीक कह रहे हैं संतोष जी, लेकिन किया क्या जाए? मोदी जी सामने ही नहीं करना चाहते, ये जनता समझ ही नहीं रही। आज थोड़े ही गए हैं, उनका हर बार का यही चक्र रहा है। सदन में अगर सामना करते तो क्या मणिपुर अब तक जल रहा होता? वो सदन में लोगों की बात का सामना करते तो क्या, जब पाकिस्तान जैसे छोटे से मुल्क ने अपना संसद सत्र बुलाया, देश पर समस्या आई, तो भारत का नहीं बुलाया जाना चाहिए था? ईरान ने नहीं बैठ के अभी बात की, इजराइल बात नहीं कर रहा है, अमेरिका बात नहीं कर रहा है। अब बात यह है कि हमें अपनी बतानी है, आपकी सुननी नहीं है। भाई हम आपको यहाँ प्रोग्राम में जोड़ लें और आपसे ये कह दें आपको तो सिर्फ जुड़े रहना है, आपको अपनी कोई विश्लेषण नहीं रखना है, तो आप या तो हमसे किसी दबाव में जुड़ रहे होंगे या किसी प्रभाव में जुड़ रहे होंगे, आप मन से तो नहीं जुड़ रहे होंगे। वही तो धनखड़ ने कर दिया है कि जब तक उन्होंने विपक्ष को बोलने नहीं दिया, तो यही धनखड़ जी कोई भी प्रोग्राम होता था तो मोदी जी के साथ, शाह साहब के साथ होते थे और उन्होंने योगी जी का पक्ष का ले लिया। कभी-कभी क्या होता है संतोष जी, हम सच बोलना चाहते हैं और सच हमारे लिए उस कैंसर की तरह घातक हो जाता है कि वो हमारा मौत करा देता है। तो ये हुआ है धनखड़ जी के साथ और मोदी जी सच सुनना नहीं चाहते हैं, तो वो अपना भाग जाते हैं, इधर-उधर चले जाते हैं, कुछ कहना है वो कहते रहो। 3-3 घंटे मोदी जी बोले सदन में, स्पीच उनकी उठा लीजिए और सुन लीजिए। उसमें जनहित के कितने काम हैं, उसमें जनता के, उसमें से 2/3 समय जो निकलेगा, वो गांधी परिवार को, नेहरू परिवार को, कांग्रेस को कोसते हुए निकल जाएगा। तो कांग्रेस को गालियां देके, राहुल को बेइज्जत करके, जवाहरलाल नेहरू की कुंडली खंगाल के, इंदिरा गांधी के कर्म देख के या राजीव के 85 पैसे का जिक्र करके आज के नागरिक का क्या फायदा है? आज के नागरिक को क्या मिलेगा? आप कितना भी आगे जाइए, ट्रंप से क्यों नहीं पूछते आंख में आंख डाल के कि आप सीज फायर के कौन होते हैं? मैं मानता हूं आपने सलाह दी, भाई उस बैठक में ईरान भी था, उस मीटिंग में दुबई भी शामिल था और तो किसी देश ने नहीं कहा, यूएई ने तो नहीं कहा कि हमने सीज फायर करा दिया, ईरान के खामेनेई साहब ने तो नहीं कहा। अब अमेरिका कह रहा है, अब की बार ट्रंप सरकार मोदी ने बोली है, तो मोदी बताएं कि क्यों बोल रहे हैं, इसमें कोई और तो बता नहीं सकता। लेकिन इस बार विपक्ष ने जो भूमिका निभाई है, जो काम विपक्ष ने किया देश के साथ जुड़कर, उससे देश इंसल्टेड हो गया। पिछली बार विपक्ष ने सवाल कर दिए थे तो विपक्ष बदनाम हो गया था, बदनाम तो होना पड़ेगा, झगड़ा में किसी न किसी की तो कमियां रहती हैं। पिछली बार विपक्ष ने बदनामी खुद लेकर देश का मान सम्मान बचा दिया था। मैं बड़ी गंभीर आपसे बात कह रहा हूं, इस बार विपक्ष ने जो मोदी जी चाहते थे वही कर दिया तो देश की छीजे लेदर हो गई है, देश का सम्मान चला गया। इतना ही अंतर है, इसे चाहे कितना भी घुमा फिरा के समझ लो, तो करें क्या वो जो चुने हुए 543? मोदी जी भी अगर प्रधानमंत्री के पद से हटा दो तो बनारस के सांसद ही तो हैं।
वो तो ये भी नहीं है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके साथ ये भी तो नहीं है बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव है। तो वो क्या बताएं? 59 लोगों के द्वारा संदेश दिलवाया गया। जीता हुआ राजा कह रहा है कि मैं जीत गया। जो अभी आप कह रहे थे कि मैं देशभक्त। जीते हुए राजा को बताने की क्या जरूरत है? हारा हुआ तो कहता है कि मैं नहीं पिटाऊं लेकिन जीता हुआ आदमी क्यों बता रहा है? ये अंतिम सवाल आपसे कमेंट। बिल्कुल। और मैं प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में आपने जवाहरलाल नेहरू साहब का जिक्र किया। मोदी जी भी भूल नहीं पाते हैं। दर्शकों को 2 वाक्य की जानकारी देता हूँ और दर्शकों पे छोड़ देता हूँ कि क्या करें। मणिपुर प्रधानमंत्री मोदी साहब अभी तक जा नहीं पाए। मणिपुर के हालात खराब है, पता नहीं मणिपुर में क्या उनको सुरक्षा व्यवस्था पूरी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। देश नया-नया आज़ाद हुआ था। हिंदू मुसलमान दंगों की चपेट में था। दिल्ली के एक इलाके में दंगा हुआ। उस समय चूँकि आर्मी थी, वो किनके लॉर्ड माउंटबेटन साहब थे उस समय गवर्नर जनरल, तो कई तरह की दिक्कतें थी, पुलिस प्रशासन व्यवस्था भी उतनी चुस्त-दुरुस्त नहीं थी। किसी का फ़ोन आया, जानकारी आई नेहरू जी के पास और नेहरू जी खुली जीप में चले गए उस दंगाग्रस्त इलाके में। बाद में पुलिस भागे-भागे पहुँची और वहाँ उन्होंने दंगा रुकवाने का काम किया। बिना सुरक्षा तामझाम के पहुँच गए थे। और आज जो जवाहरलाल नेहरू से बड़ा देशभक्त अपने आप को बताते हैं, वो पूरी सुरक्षा व्यवस्था और तामझाम के बावजूद मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। तो ये देश की जनता को तो सोचना चाहिए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो चुनाव लड़ाए या चुनाव में सबक सिखाए, क्योंकि चुनाव में तो देश की जनता सबक सिखा चुकी है। 2024 का लोकसभा चुनाव 240 का आंकड़ा, ये किसी के भी हजम होने वाला आंकड़ा नहीं है। तो देश की जनता तो इन्हें सबक सिखा चुकी है। जो भी थोड़ा बहुत खेल किया विपक्षी राजनीतिक दल जिस तरह से कहते हैं, वो चुनाव आयोग का खेला है, वोटर लिस्ट का खेला है। और अब तो तमाम जो पैटर्न आए हैं, ये पैटर्न तमाम तरह के पैटर्न बताते हैं। और मैंने खुद 2014 का वाराणसी का लोकसभा चुनाव कवर किया था। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। लोगों को याद हो या ना हो, अखिलेश यादव अगर चाहे तो वो पुराना कटिंग निकाल सकते हैं और पुराने अधिकारी को फ़ोन करके कह सकते हैं कि भैया 2014 के लोकसभा चुनाव में कितने वोटरों के नाम कटे थे, ज़रा मेरे पास लिस्ट लेके आना। और जो अधिकारी वहाँ तैनात किया गया था, वो अधिकारी उनके चचा ने तैनात किया था और चचा करीबी थे। और 2014 का लोकसभा चुनाव वाराणसी से लड़ेंगे, ये नरेंद्र मोदी 2012 में तय कर चुके थे, जबकि उनको पीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया था। और ये चौंकाने वाली जानकारी बता दूं कि 2012 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात से अपने एक करीबी नेता को वाराणसी भेज दिया था। और वाराणसी में पुराने नेता जो उस जमाने में सक्रिय नहीं थे 2012 में, वहां जाकर उन्होंने घर बसाया, डेरा बसाया, वहां रहने लग गए, पूरे बनारस का मुआयना किया। और उसके बाद 2013 में मोदी साहब को चेहरा बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन इतनी लंबी प्लानिंग करते हैं कि 12 में आदमी को वाराणसी भेज दिया, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता को सेट किया, वहां पे डीएम तैनात करवाया। और फिर उसके बाद जो खेला हुआ, अखिलेश यादव को अगर चाहे, ये अखिलेश यादव साहब के लिए है कि अगर वो चाहे तो पता कर ले उस समय, डीएम तो नहीं बताएंगे, लेकिन उनसे जो जूनियर अधिकारी हैं, मैं भी कई अधिकारियों से मिला, उनसे पता लग जाएगा कि जिस डीएम को वो बड़ा बहादुर समझ रहे थे, उन्होंने क्या खेला उनके साथ कर दिया। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसी के साथ बिल्कुल आपने ठीक कहा। पहले विपक्ष के लोग इन सब बातों पर फोकस नहीं करते थे। और अगर जो आपने कहा उसी का हम आपको परिणाम बता दें कि इस देश में 2004 से 2014 तक मनमोहन सरकार थी। जब 12 में प्रधानमंत्री के पद का जिक्र हुआ तो पहला नाम सुषमा स्वराज का आया और सीबीआई ने बेल्लारी बंधुओं की जांच करके सुषमा स्वराज पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। सीबीआई किस पर शिकंजा कस रही थी? सुषमा स्वराज पर। सुषमा स्वराज ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद की दावेदार नहीं हूं। 2 महीने के भीतर क्लीन चिट मिल गई उन्हें। किसकी सरकार में? कांग्रेस की सरकार। तो मोदी जी कच्ची गोली नहीं खेले। उस समय सब चपेट में आते रहे मोदी जी के फेर फंदे में। वो कांग्रेस के अधिकारी थे, नेता थे। तो कांग्रेस भुगत रही है आज। अब जो अन्य सरकारों के लोग आए, जो आप कह रहे थे, उसका उदाहरण बता रहा हूं, तो वो भुगत रहे हैं। जिनके अधिकारी, जिन प्रांजल साहब का आप नाम छुपा रहे हो, मैं बता देता हूं, जिन प्रांजल साहब की चर्चा हुआ करती थी, उनके खासम खास अधिकारियों में गिने जाते थे। आजकल कहां है किसी को पता नहीं है, किस विभाग में तैनात है, अब लोग भी नहीं जानते हैं। उन प्रांजल साहब ने क्या क्या नहीं किया।
दूसरी आपको बता दें, जब अगला नाम आया तो नितिन गडकरी साहब का आया। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। गृह सचिव कौन थे? वही आर.के. सिंह जो मोदी सरकार में ऊर्जा मंत्री बने। उन्होंने किसकी जांच करा दी? एक आर्थिक घोटाला था, गडकरी जी, जांच शुरू हो गई। गडकरी जी ने कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, मैं कोई रेस में नहीं हूं, तो जांच बंद हो गई। अगला नाम था राजनाथ जी का। राजनाथ जी ने कहा मेरे जाने क्या क्या पाप खुल के सामने आ जाएंगे। उन्होंने कहा मैं तो प्रधानमंत्री पद का पहले भी नहीं था और आज भी दावेदार नहीं हूं। सीधा मोदी जी का नाम आ गया। तो मोदी जी की जो कार्य प्रणाली है वो बड़ी अजीबोगरीब है। उनके हर विपक्षी दल में लोग हैं और इसीलिए विपक्ष सिर्फ पनपता नहीं। इस्तीफा धनखड़ साहब का हुआ है। रमेश जी जो कांग्रेस के सोशल मीडिया और पूरे मीडिया जिनके इंचार्ज हैं, उनका दर्द ही नहीं खत्म हो रहा है। बड़ा दिक्कत में है। परसों तक उनकी मिमिक्री के वीडियोज, फोटोज बोलने नहीं देते। यही रमेश जी कह रहे थे राज्यसभा में बोलने नहीं देते वो हमें। आखिर आज क्या हो गया? तो जो ये स्लीपर सेल बने हुए हैं मोदी जी के सभी में, कांग्रेस के तो एक प्रमुख स्लीपर सेल अब दूसरी जगह दुनिया में चले गए। और जब कांग्रेस को पता लगा कि ये स्लीपर सेल खा गए तो अब उनके परिवार को पूछता भी नहीं है कोई। गुजरात में लोकसभा की टिकट मांगते रहे, नहीं दी। लेकिन क्या इससे आम जनमानस का कितना नुकसान होता है? संतोष जी, सवाल ये है, आप किसी का स्लीपर सेल कहीं रख लीजिए, आपका दायित्व है कि आपकी जो सोच है, आपकी जो तैयारी है, आपका जो डिवीजन है, आपकी जो एक लॉयल्टी है, वो आप खोते चले जा रहे हो। आप ये सोचिए 2024 के चुनाव में क्या विपक्ष मुतमईन था कि हम सत्ता में आ सकते हैं? मुतमईन होता, सत्ता में होता। मैं फिर कह रहा हूं संतोष जी, बहुत कान से निकल के गई है गोली। तो ये बहुत बातें हैं। हम और आप बैठेंगे तो दर्शकों तक बताएंगे कई ऐसी बातें जो दर्शकों की समझ में नहीं है। लेकिन फिलहाल तो ये है कि मोदी जी विदेश क्यों चले गए? एक ऐसा व्यक्ति विदेश जा रहा है जो देशभक्त कहता है और देश की चर्चा से गायब होगा। तो काहे का देशभक्त होगा? कह देने का देशभक्त होगा? पूरा देश त्राह चिल्ला रहा है, बाढ़ से पूरा देश डूबा हुआ है। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद, आभार। हम फिर चर्चा करेंगे, अगले प्रोग्राम पर हाजिर रहेंगे, लेकिन किसी बड़े मुद्दे के साथ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार।